थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। आपने बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। और हालांकि वो टेक्निकल चीजें थी, शायद बच्चे उस चीज को समझ भी रहे थे, है ना, प्रयास तो कर रहे थे समझने का, लेकिन If anybody has any हाँ doubt, Dr. हाँ Gandhi, they can ask me. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब क्वेश्चन आंसर लेंगे हम। उससे पहले एक तो ये है जी कि जी क्योंकि ये विद्यार्थी हैं सभी, ये अपने जीवन की कुछ यात्राएं शुरू कर रहे हैं, कुछ एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, कई अलग अलग फील्डों में बच्चे जाएंगे और जी मेहनत जी भी कर रहे हैं। निष्ठा जी भी है, ईमानदारी है और ऊर्जा भी है, सब कुछ है इनके भीतर। जी एक जी प्रश्न जो मेरा है वो ये है कि भारतीय जो आर्मी है वो एक चीज के लिए बड़े अच्छे से जानी जाती है दुनिया भर में, वो है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। तो ये जी जो जी युवा है, ये इंडियन आर्मी से या आपकी जो एनडीआरएफ का जो अनुभव है उससे क्या सीख सकते हैं, कैसे निर्णय बेहतर ले सकते हैं, क्या सिचुएशन होती है जब निर्णय लेने में मुश्किलें आती हैं, और जी विद्यार्थी किस स्तर पर उस निर्णय को लें ताकि मैं आपको इसका बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है। एक्चुअली जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स, गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी ले लीजिए। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल सिचुएशन में आपको यस बताता यस हूँ प्लीज। कि हाँ। डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है। हालांकि उसमें लाइफ का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जिस दिन हमने वर्दी पहन ली है, लाइफ कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि मतलब एक तरीके से वी आर डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन में हम जॉब करते हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। बट जिस दिन हमने ये वर्दी पहन ली, पता नहीं क्यों अंदर से इतनी ताकत आ जाती है, और आप ये मान के चलिए मरने का डर शायद निकल जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में था, आई वॉज इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस, एंड 15 अगस्त का दिन था। तो जनरली होता क्या है, जो नक्सली जो होते हैं, वो जो हमारे नेशनल डेज होते हैं उसमें वो कई प्रकार की बाधाएं करते हैं। तो हम लोग बेसिकली वहां पे गांव में लोगों का डर निकालने के लिए व्हाट वी डू, हमारे ट्रूप्स जाते हैं वहां पे, एंड उसमें गांव वालों के साथ हम स्कूल में झंडा फहराते हैं। वहां के जो लोकल स्कूल्स होते हैं, हम उसमें अपने देश का जो है राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, ताकि हम एक तरीके से ये मैसेज देते हैं नक्सलियों को कि भाई हम तो बेसिकली वर्दीधारी लोग हैं, हम आपसे नहीं डरते, और हमारे जो सिविलियंस है वो भी नहीं डरते, और उनकी सुरक्षा के लिए हम मौजूद है यहाँ पे। तो हुआ क्या था, झंडा फहराने के बाद करीबन सुबह हमने झंडा फहरा दिया था, मान के चलिए 8 बजे के आसपास, 8 से साढ़े 8 बजे। अगस्त का समय था और उस समय थोड़ी काफी बारिश हो रही थी। तो हम लोग खेतों के बीच में से चल के आ रहे थे, पानी काफी भरा हुआ था खेतों में। तो नक्सलियों ने शायद हमारा मूवमेंट देख लिया था, और उन्होंने कई प्रकार के एक्सप्लोसिव्स लगा दिए थे वहां पे। और सडनली उन्होंने एक्सप्लोसिव्स को ट्रिगर किया और डिटोनेट किया उसको, और बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ उसमें। मेरे कम से कम 3-4 बंदे इंजर्ड हो गए, सीवियरली इंजर्ड हुए, जिनका किसी आप अगर जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्रश इंजुरी बोलते हैं, यस उस टाइप की चीजें हो गई। और मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसमें आप मान के चलिए ब्लड लॉस, और पूरा जो है एक तरीके से स्लाइस वुंड्स हो गए। अब मुझे खबर मिली कि ऐसा है कि कुछ बंदे जो है वहां पे फंस रखे हैं, एंड दे आर इंजर्ड, और आपको जो है जल्दी अब मुझे ये पता तो चल ही गया कि अब इंजर्ड है, तो मुझे तुरंत मूव करना है। और उस समय मैं कमांडेंट रैंक में नहीं था, मैं उससे जूनियर रैंक में था। तो उस समय जो लोकेशन जहां पे मैं था, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो किसी जगह गश्त लगाने गए हुए थे। अब उस समय ऐसा सिचुएशन हुआ कि पूरा कम्युनिकेशन जो है कंजेशन हो गया, बारिश का मौसम था, तो मतलब एकदम से जंगल का एरिया है, आप समझ जाइए। तो फिर मैंने देखा कि ऑन द स्पॉट डिसीजन अभी मुझे लेना है, क्योंकि उस समय उस लोकेशन में कैंप में मेरे से सीनियर कोई था नहीं। तो मेरे से एक जूनियर ऑफिसर थे, मैं चाहता तो उनको भेज सकता था, बट मैंने उनको बोला साहब ऐसा है, मेरे से सीनियर ऑफिसर अभी यहाँ पे गश्त लगाने गए हुए हैं, और अभी मैं यहाँ पे सीनियर हूँ लोकेशन में, और आप जो है हमारे वायरलेस स्टेशन में बैठिए, हमारा जो सिग्नल स्टेशन है वहां बैठिए, और किसी भी प्रकार का जैसे ही कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, आप तुरंत उनको ये बोलिएगा कि मेरा नाम लेके कि मैं जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन में निकल चुका हूँ, अपने बंदों को इवैक्यूएट करने निकल चुका हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला सर मैं चला जाता हूँ, मैं आपसे जूनियर हूँ। मैंने बोला नहीं, आप भले ही जूनियर है, बट मेरा कॉन्शियंस मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आपको भेजूं, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है और मैं खुद जाऊंगा। तो मैंने खुद जो है बुलेट प्रूफ व्हीकल्स वगैरह निकाले, खुद बीपी जैकेट पहना, मैंने अपना पर्सनल वेपन मैंने लिया, जो कमांडोज थे मैंने उनको लिया, एंड मेरे मेरे साथ जो मतलब
जो भी मेरा एक कॉन्फिडेंट वाला जो मेरा ग्रुप था, कोर कमांडो ग्रुप, मैंने उनको साथ में लिया और फिर मैंने उनको बोला देखो हम एक ऐसे मिशन में जा रहे हैं जहाँ पे हमको अपने अपने बंदों को रेस्क्यू करना है और हमें नहीं पता कि हमारे रास्ते पे कोई दूसरा एक्सप्लोसिव नक्सलियों ने लगा रखा है कि नहीं, और कोई पता नहीं वो अगर हमारे ऊपर एम्बुश कर दे, एम्बुश मतलब हमारे ऊपर अगर सडनली अटैक कर दे तो हम क्या करेंगे हमको नहीं पता। बट अगर मुझे एहसास हुआ कि किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर खतरा है तो आप घबराइए मत, सबसे पहला गोली मैं चलाऊंगा नक्सलियों के ऊपर। तो मैंने इस तरीके से डिसीजन लेके अपने जो मेरे जो बंदे हैं मैंने उनका मोराल हाई किया, क्योंकि एक कहावत है कमांडर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो वहां पे मैंने अपनी कमांडरशिप दिखाई और इस कारण से मेरे को मेरे सुपीरियर अथॉरिटी से एप्रिसिएशन भी मिला। दे गिव मी एप्रिसिएशन लेटर आल्सो फॉर दिस मैटर एंड मैंने दिस इज और इस तरीके से मेरे जो ट्रूप्स है उनको भी लगा कि हाँ कि मतलब हमारे जो ऑफिसर है बहुत ही काबिल ऑफिसर है और वी आर इन सेफ हैंड्स। अल्टीमेटली आपको जान के खुशी होगी मैंने चारों के चारों बंदों को इवैक्यूएट किया एंड टुडे जो है दे आर वेरी हैप्पी, वो लोग सारे सर्वाइव है, दे आर ऑल सर्वाइविंग। और अभी भी उनका कई बार मेरे को मैसेज आता है कि सर थैंक यू सो मच। तो आई जस्ट टेल देम आई हैव डन माय ड्यूटी एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर ऑल मेन हु आर इन द uniform wearing departments in the uniform wearing services. So this is the example that I have given you of the decision making. डॉक्टर संदीप एक चीज है बड़ी साफ सी कि देखिए हम सिविलियंस हैं और सिविलियंस ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, मिलिट्री को रिस्पेक्ट दे सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आप जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में, जिस डिफिकल्ट टेरेन में दिन रात 24/7 जब खड़े रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही उत्कृष्ट लेवल से निभाते हैं परिवारों को पीछे छोड़कर, तो उसके लिए तो शब्द नहीं है। और मैं चाहूंगा कि अब विद्यार्थी या जो हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वही आपसे प्रश्न पूछें, उनकी क्वेरीज क्या है। सबसे पहले डॉक्टर जांगी एक बच्चे ने पूछा था रिगार्डिंग द फॉरेस्ट फायर, मैं चाहूंगा सवालों का सिलसिला उन्हीं से शुरू हो। प्लीज प्रश्न कुछ फॉरेस्ट फायर से कुछ था शायद कि वो डिजास्टर। हाँ, मैं उनका नाम जान सकता हूँ? हाँ वो खुद ही सागर हाँ सागर। अच्छा सागर, आप कौन से क्लास में हैं? 8th। अच्छा वेरी नाइस। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि फॉरेस्ट फायर नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर, यही शायद सवाल था आपका? यस सर। ओके फाइन। तो देखिए फॉरेस्ट फायर मैं आपको बताऊं इट इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिड डिजास्टर, क्योंकि फॉरेस्ट फायर दो तरीके से लग सकता है, दो तरीके से लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर वो तब हो सकता है जब मान के चलिए दो बड़े पेड़ हो और उनकी टहनियां सूखी हो, उसकी जो स्टेम है वो सूखा हो और दोनों अगर मान के चलिए कोई आंधी तूफान आए और दोनों एक दूसरे से टकरा जाए और इतना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो उससे भी आग पैदा हो सकता है। तो ये तो हो गया नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर ऐसे हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कोई गया और बाय चांस मान के चलिए कोई किसी को मैंने जंगल के तरफ जैसे मान के चलिए लोग जाते भी है, तो किसी प्रकार से अगर कोई गया वहां पे और किसी की स्मोकिंग हैबिट है, उसने स्मोक किया और सुलगता हुआ जो सिगरेट या बीड़ी वह छोड़ दिया, वह सूखे पत्ते हैं, ये जंगल में सूखे पत्ते हो ही सकते हैं, तो उन पत्तों में अगर आग लग जाती है उससे भी एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हो सकता है। सो आई विल से इट इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिड डिजास्टर। आप बताइए अपना प्लीज। अनुराग गुप्ता सर। योर नेम इज अनुराग? यस सर। ओके हाँ बताएं अनुराग प्लीज, क्या डाउट है आपका? थोड़ा आप जोर से बोले क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज कम आ रही है, तो थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। सर माय क्वेश्चन इज कि जब भी जैसे कोई भी हमें ऐसा सोशल वर्क करना हो, लाइक कि कोई भी एनिमल या पेट जो है वो किसी भी तरह से पेन में किसी भी तो तरीके सबके मतलब उसको इंजरी हुई है या कुछ भी है एट द रोड साइड पे है, तो हम सबके जहन में एक चीज चलती है कि इसकी कहीं ना कहीं से हेल्प होनी चाहिए जी। ये नहीं चलता है कि हमें करनी चाहिए, ये चलता है कि होनी चाहिए। दैट इज बिकॉज कि अगर हम करेंगे तो सबको लगेगा कि शायद शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, और सेकंड थिंग इस वजह से भी हम हेल्प नहीं कर पाते हैं, ताकि क्योंकि हमको लगता है कि कोई और भी नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जब किसी को ही नहीं पड़ी है तो हमको क्या पड़ी है। तो सर उस टाइम पर अपने आप को किस तरह से कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि इसके मतलब किसी भी चीज की जैसे हेल्प करनी है तो किस तरह से कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई करना है, चाहे कोई कुछ। समझ गया अनुराग, मैं आपका सवाल समझ गया। मैं आपको देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा। आपने
आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली हम सबने सुना है कि उन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। उन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है, ये तो सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी उनके एक पोएम से प्रेरित है, और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी उनके एक पोएम से प्रेरित है। तो उनकी एक बंगाली में कविता है, एकला चलो रे। तो इसका मतलब होता है, एकला मीन्स अकेला, चलो मीन्स चले, एंड एकला चलो रे मीन्स अगर कोई आपके साथ ना हो तो आप खुद ही जो है अपना लीड करें, खुद ही जो है उस रास्ते पे कोई अगर आपको पता है आप एक अच्छा काम कर रहे हो और अगर आपका साथ उसमें तब भी कोई नहीं दे रहा है, तो आप खुद ही उसमें जो है चलना शुरू कर दे। हो सकता है आपको देख के धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। इस कारण से ये जो कविता है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, वो इतनी, एकला चलो रे, उसपे जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, वो भी जो है, अब्राहम लिंकन जी, वो भी इससे बड़े प्रेरित थे। तो आई थिंक ये जो कविता है, ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन देने वाली कविता है। और आई थिंक ये जो महान लोग हैं, लाइक पीपल लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी इन कविताओं से जो है हमको मोटिवेशन लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना।